हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं। बच्चे, अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की 3 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। फर्स्ट हमारी थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे। ऑस्मोसिस बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक सिंपल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो हेयर द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ higher concentration through a semi permeable membrane is called osmosis। तो मेनली बच्चे क्या होता है, लाइक देखो, जब आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो, लाइक नेग्लिजिबल हो अमाउंट, और किसी के पास वही चीज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको थोड़ी सी और चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपनी वो चीज़ उसको दे देंगे ना, अपना वो, चाहे कुछ भी आप सपोज कर लो। जस्ट लाइक अब कोई टी बना रहा है, आपके पास शुगर बहुत ही कम है और किसी के पास थोड़ी सी कम है शुगर, मतलब वो उसका टेस्ट कंप्लीट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप उसको अपनी शुगर दे दोगे ना। तो ये वही मतलब उसी तरीके से जब कोई भी सॉल्वेंट में से आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं एक हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ये डिपेंड करता है कि मतलब कंसंट्रेशन कैसी है सॉल्यूशन की। ठीक है, सो इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हेंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं बच्चे। जो हमारे रो मैंगोज़ होते हैं, जब हम बनाते हैं क्या कहते हैं आम का अचार, तो क्या होता है, वो सारे सूख जाते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़, वो प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, जब हम ऑयल प्रोवाइड करते हैं आम का अचार बनाते हैं, तो वो लाइक जो उसका पानी होता है ना वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो आम का अचार सूख जाता है पड़े पड़े, जब बहुत टाइम तक पड़ा रहता है। ठीक है, और जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में रिवाइव करते हैं। उसके बाद बच्चे, लाइक यहाँ पे एक डायग्राम है, लुक एट द डायग्राम। इसके थ्रू आपको कॉलिगेटिव मतलब प्रोसेस समझाया हुआ है बच्चे। देखो इसमें क्या है, आपका एक बीकर है जिसमें आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, उस बीकर में आपकी थिसल फनल लगी हुई है जिसमें आपका सॉल्यूशन मतलब पुटअप होगा, सॉल्यूशन मेक होगा। उसके बाद उस फनल में एक स्मॉल सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्वेंट है वो कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कंबाइन हो रहा है, और वहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखो इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेस इन द थिसल फनल ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट की ऑस्मोसिस हो जाएगी और जो फनल है उसका जो मतलब सॉल्यूशन है उसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद बेटा एसपीएम मेम्ब्रेन्स। तो ये मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ये कॉन्टिन्यूस शीट्स होती हैं या फिर आप इसको फिल्म बोल सकते हो, जिसके अंदर एक नेटवर्क होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उससे क्या होता है, जैसे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक वाटर हो गया, वो क्या होते हैं, वो पास हो जाते हैं उसके थ्रू, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाते। ठीक है, सो हेयर दिस आर द कॉन्टिन्यूस शीट्स और फिल्म्स कंटेनिंग अ नेटवर्क of some microscopic pores. Small molecules like water can pass through them. Bigger molecules cannot pass. These are obtained from animal or plant vegetable as pig's bladder and can be synthesized as a cellophane. ये हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से या फिर प्लांट और वेजिटेबल से। सो जस्ट लाइक पिग्स, मतलब पिग का ब्लैडर हो गया,
हैं, और इसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं? एज अ सेलोफॉर्म फॉर्म. So the flow of solvent continues till the system attains equilibrium. जब तक सिस्टम के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता तब तक वो फ्लो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. ठीक है. उसके बाद बच्चे ऑस्मोसिस आपकी मेनली 3 प्रोसेसेस में डिवाइड है. फर्स्ट एक्सोऑस्मोसिस. ये क्या कौन सा प्रोसेस होता है बच्चे? इसमें क्या होता है, जो आउटवर्ड मतलब जो बाहर का सरफेस होता है वहाँ पे फ्लो होता है वाटर का. ठीक है. तो द आउटवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल कंटेनिंग एन एक्वस सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. अब इसका एग्जांपल क्या होगा? जब हम एग के आउट मतलब हार्ड शेल हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, और उसके अंदर जब हम कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो मतलब श्रिंक हो जाता है. ठीक है. वो किसकी वजह से होता है? एक्सोऑस्मोसिस की वजह से. ठीक है. कंसनट्रेटेड Na सॉल्यूशन बच्चे वो होता है, क्या कहते हैं, लाइक आपका सॉल्ट. जब हम एग बॉईल करते हैं तो देखा ना आपने, वाइट वाला पोर्शन पूरा एक साथ कंबाइन हो जाता है. अब एंडोऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे? जो इनवर्ड फ्लो होता है वाटर का सेल में, उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. सो द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल containing an aqueous solution through a semi-permeable membrane is called as endoosmosis. For example, an egg placed in water swells up due to endoosmosis. जब हम एग को वाटर में रखते हैं और वो स्वेल अप हो जाता है तो वो किस वजह से होता है? एंडोऑस्मोसिस की वजह से. अब बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? If a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through a semi-permeable membrane. अब क्या होता है बच्चे? जब जो प्रेशर है वो जो नॉर्मल प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, तो वो प्रेशर जब आपके सॉल्यूशन पे अप्लाई होगा तो जो फ्लो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में होने लगेगा उसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से. तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे? रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है. Since here the flow of solvent is in the reverse direction to that observed in the usual osmosis, so the process is called reverse osmosis. अब यहाँ पे क्या है, आपका जो फ्लो है वो तो रिवर्स डायरेक्शन में हो गया है ना. नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या था? लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में जा रहा था, मतलब प्योर सॉल्वेंट से आपका नॉर्मल सॉल्यूशन में जा रहा था आपका फ्लो. बट यहाँ पे क्या है, जब आपका प्रेशर ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो आपका फ्लो उल्टा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस. अब बच्चे इसकी एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस की. फर्स्ट मतलब सिंगल एप्लीकेशन है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. सी वाटर का डिसैलिनेशन करना. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे? जो प्योर वाटर है वो स्क्वीज आउट हो जाता है सी वाटर से एक पॉलीमर मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज एसीटेट. जब हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को, ठीक है, तो सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेलुलोज एसीटेट से पास हो जाते हैं और जो आयंस होते हैं सी वाटर में वो पास नहीं होते. ठीक है. तो इस तरीके से क्या होता है, आपको सी वाटर की डिसैलिनेशन हो जाती है और ये प्रोसेस क्या है आपका? रिवर्स ऑस्मोसिस. नाउ हेयर देखो आपका एक डायग्राम है अगेन. यहाँ पे क्या है? SPM मेम्ब्रेन है, पिस्टन है जिसके थ्रू हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है और इसके थ्रू क्या है, आपकी वाटर आउटलेट्स रिलीज हो जाती हैं. सो रिवर्स ऑस्मोसिस अकर व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन. ठीक है बच्चे. उसके बाद बच्चे आपका डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में. तो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. इन डिफ्यूजन देयर इज़ नो रोल ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. ऑस्मोसिस में क्या है, आपका मूवमेंट जो है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और डिफ्यूजन में कोई रोल नहीं है पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का. ऑस्मोसिस क्या इन्वॉल्व करता है बच्चे? ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. मतलब सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है एक साइड से दूसरी साइड तक. ठीक है. जबकि डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो
आपका पैसेज होता है सॉल्वेंट का और उसके साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल दोनों का ही एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रांसफ़र होता है। ऑस्मोसिस एक लिमिटेड प्रोसेस, मतलब सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए लिमिटेड है, जबकि जो डिफ्यूज़न है वो आपकी लिक्विड गैसेस सॉल्यूशन सब में हो सकता है। ओके, नाउ ऑस्मोसिस जो है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और उसमें एडिशनल प्रेशर जो है वो अप्लाई हो सकता है, लेकिन डिफ्यूज़न को ना ही रोका जा सकता है और ना ही उसे रिवर्स करते हैं। ठीक है, ना ही उसे उल्टी डायरेक्शन में फ्लो आउट कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। तो बच्चे ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है इन पॉइंट्स को। ओके, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं एक सॉल्वेंट पे, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हम प्रेशर को अप्लाई कर दें तो हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई हो रहा है एक फ्लो को रोकने के लिए, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इफ़ वी यहाँ पे देखिए, इफ़ वी अप्लाई प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन वी कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम सॉल्वेंट के फ्लो को रोक सकते हैं, और उससे क्या बोलते, उसका क्या बोलेंगे हम, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस को बचाना। सो द मिनिमम प्रेशर टू बी अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई हो रहा है सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूशन में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा पाई से, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है मोलैरिटी पे, सॉल्यूशन की मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन पे। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन में वी आर टी, और वी कैन से पाई इज इक्वल टू सी आर टी। एन क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, और वी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इसके इक्वल होता है बच्चे कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है ना बच्चे। तो यहाँ पे हमने उसके बदले c पुट कर दिया n अपॉन में v के बदले, तो क्या आ गया n पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे c क्या है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर, r है आपका गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर है, और प्रीवियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग n आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, और v है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस इक्वेशन को बच्चे हम बोलते हैं वेंट हॉफ सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, वेंट ऑफ वेक्टर के बारे में आप अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो बेसिकली वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है बेटा, उसके बाद जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस लिए यूज़ होती है बेटा, मॉलिक्यूलर मासेस को डिटरमाइन करने के लिए। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे बच्चों, एक फॉर्मूले, मतलब इस फॉर्मूले को हम चेंज कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिटरमाइन करते हो आप, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, मोलर मास निकालने के लिए हमने n की वैल्यू में गिवन मास और मोलर मास कर दिया, और उसके बाद मोलर मास को हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, और राइट हैंड साइड पे हमारी बाकी फर्दर इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन में वी आर टी, उसके बाद एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में पाई बी आर टी आ गया। यहाँ पे क्या है, v आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर्स कंटेनिंग एन बी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसमें एन बी नंबर ऑफ मोल है, और डब्ल्यू बी क्या है आपका गिवन मास है जो ग्राम में प्रेजेंट है, और एम बी क्या है बच्चे आपका मोलर मास। तो ये जो मेथड है ये स्पेशली आपकी मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है,
मैक्रोमोलिक्यूल्स का। और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं बच्चे? जैसे प्रोटीन्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, ये लॉन्ग चेन होती है ना। और ये किस वजह से है? क्योंकि जो सब्सटेंसेस होते हैं, for these substances the value of other qualitative properties such as their elimination in boiling point or depression in of freezing point are too small to be measured। मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं मेज़र करने के लिए। तो इसीलिए इसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर को ही डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन के लिए। ना सेकंड है, सेकंड पॉइंट, दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। अब ये जो है वो हायर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते। लाइक आपके जो प्रोटीन्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे बच्चे लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पॉलीमर्स है उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत कम होती है। और अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो ऑन द अदर हैंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सब्सटेंसेस आर मेजरेबल conditions for getting accurate value of molecular masses are the solute must be non volatile। मतलब इसकी जो कंडीशंस हैं बच्चे वो तभी चलेंगी जब आपके जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब जो सॉल्यूट है आपके, वो नॉन वॉलेटाइल हो, जो आपका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो, और जो आपके सॉल्यूट्स हैं वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन प्रोसेस पे ना जाएं। मतलब सॉल्यूशन के अंदर ना ही वो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो, ना अलग होने चाहिए और ना ही कंबाइन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आइसोटोनिक, सेकंड हाइपरटोनिक और थर्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट आपका आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है। ये क्या होता है बच्चे? जब दो सॉल्यूशन है जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है और सेम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका जो दोनों सॉल्यूशन है उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है। अब इन सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है बेटा, जो आपका पाई 1 है, मतलब एक सॉल्यूशन का जो पाई है वो है आपका वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की, वही से दूसरे के लिए भी है। कंसंट्रेशन भी दोनों की सेम होगी। प्राइमरी कंडीशन है आपकी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सेकेंडरी कंडीशन क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो गए, वॉल्यूम भी सेम हो गया दोनों का। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, W1 अपॉन में M1V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2V2, ये सिर्फ उन्हीं सॉल्यूट्स के लिए बेस्ट है जो मतलब एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होती। मेनली आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो प्रॉपर्टी थी वो यही थी ना कि जो आपके सॉल्यूट्स हैं वो डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो सॉल्यूशन के अंदर, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास हमें डिटरमाइन करना है तो ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं ये उन्हीं सॉल्यूट्स के लिए बेस्ट हैं जहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका यूरिया एंड ग्लूकोज, सेकेंड आपका यूरिया एंड कंडीशन है यहाँ पे यूरिया एंड ग्लूकोज जो है वो आइसोटोनिक है। क्यों? क्योंकि उसका जो पाई 1 और पाई 2 है वो सेम है और उन दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है। और लाइक हम यूरिया और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देखते हैं तो ये आइसोटोनिक है। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कंडीशन फॉलोअप हो रही है, पाई 1 इक्वल है पाई 2 की, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट है, तो ये डिसोसिएट हो रहा है। अब थर्ड कंडीशन में क्या है, यूरिया और बेंजोइक एसिड है, ये भी आइसोटोनिक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रही है। पाई 1 और पाई 2 तो सेम है, प्राइमरी कंडीशन सेम है, पर सेकेंडरी इज नॉट फॉलो, यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये एसोसिएट प्रोसेस है। उसके बाद बच्चे हमारा सेकंड आता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर शो करे,
दूसरे सॉल्यूशन से, ठीक है। सो द सॉल्यूशन विच हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विच हैज़ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जिसमें आपका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका हाइपरटोनिक है और जिसमें कम है वो आपका हाइपोटोनिक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो हमेशा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फ्लो आउट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो बच्चे इसीलिए जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब जब इंजेक्शन लगता है तो जो फ्लूइड होता है ब्लड सेल का वो मतलब किस परसेंट सॉल्यूशन के अंदर जाता है। लाइक जब हम 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, तो क्या होता है वो सेफ़ होता है इंजेक्ट करने के लिए। लेकिन जब हम उसकी कंसनट्रेशन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा सा कंसनट्रेशन ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो क्या होता है वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाता है और जो वाटर है वो फ्लो आउट हो जाता है ब्लड सेल से बाहर, ठीक है। और जो ब्लड सेल्स हैं वो सूख जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। लेकिन वहीं जब हम कंसनट्रेशन कम ले लें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लें, तो क्या होगा, जो वाटर है वो ब्लड सेल के अंदर चला जाएगा और जो ब्लड सेल्स हैं वो स्वेल अप हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए नॉर्मल 0.9% मतलब एक एक्यूरेट परसेंट का सॉल्यूशन ही लिया जाता है, यूज़ होता है इंजेक्ट करने के लिए। उसके बाद बच्चे एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है जो हम अचार लेते हैं, पिकल्स जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं। सो जो है रॉ मैंगोस होते हैं वो अपना पानी लूज़ कर देते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। उसके बाद वी प्लेस द wilted flowers named carrot etc in fresh water so that they gain water and become fresh। जो फ्लावर्स होते हैं, कैरेट्स होती हैं, उनमें क्या कर उनको हम क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाटर को कैरी कर लेते हैं और हमेशा खिले खिले रहते हैं। उसके बाद बचा जो नॉर्मली पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फ्रूट जो फूड होता है वो कंज्यूम करते हैं और उनके अंदर डिजीज़ हो जाता है एडेमा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वाटर रिटेंशन होता है टिश्यू सेल्स में वो ज़्यादा हो जाता है और जो उसका इंटर सेलुलर स्पेसिस होते हैं वो स्वेल आउट हो जाते हैं, मतलब उसके जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल आउट हो जाते हैं। इस वजह से उनको जो सेल्स के अंदर का जो स्पेस होता है उसको मतलब वो कम हो जाता है, मतलब सेल्स स्वेल हो जाएंगे तो वो आपस में टकराने लगेंगे, इस वजह से उन्हें एडेमा हो जाता है। तो लोगों को नॉर्मल मतलब ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि नमक चीनी बराबर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर कंटेन करते हैं सॉइल से और वो अपने रूट के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट की जो रूट्स हैं वो किस मतलब क्या हेल्प कर रही है वाटर कैरी करने में, तो वो रूट्स जो हैं वो एज अ SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रही हैं। और ये जो प्रोसेस है क्या है, ऑस्मोसिस। उसके बाद बेटा जो फूड स्टफ्स होते हैं उन्हें हम प्रिजर्व करते हैं बाय एडिंग शुगर टू, मतलब ज़्यादा शुगर डाल के हम फूड स्टफ को प्रिजर्व करते हैं और जो सॉल्ट मतलब नमक डाल के हम चिकन को, मीट को। उसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं सॉल्टेड मीट पे या फिर फ्रूट्स पे वो अपना जो वाटर है वो लूज़ कर देते हैं और ऑस्मोसिस के थ्रू वो मर जाते हैं। सो वी गेट अ फ्रेश फूड, दस वी कैन प्रिवेंट द बैक्टीरियल फंक्शन। तो यहाँ पे आपके ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक भी ख़त्म, आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की चारों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी क्लियर होनी चाहिए, आप थोड़ा सा फोकस करो और एक जगह समेशन करके अपने नोट्स बनाओ और उसमें देखो आप कौन सी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है। लाइक देखो सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको पहले बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जस्ट गो एंड
गो थ्रू टू द ऑल टॉपिक्स। ना इसके बाद नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी एबनॉर्मल मोलर मासेस पे, और वो लास्ट वीडियो है, मतलब इस चैप्टर, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लाइक उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।